डॉक्टर तो लूटते हैं। सर डॉक्टर लूटने लगे हैं क्या? बिजनेस दो ही फ्लोरिश करता है, ख्वाब या खतरा। हेल्थ केयर सेक्टर में करप्शन पूरी तरह फैल चुका है। बड़े प्रमोटर, बड़े फार्मा इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। आंसर इज यस, मिले हुए हैं। उस अस्पताल को चलाने वाला कौन है? एक बिजनेस प्रमोटर, आम भाषा में कह सकते हैं लाला। आपको इतने लाख महीने का चाहिए, कहा जाता है महीने के इतने सर्जरी करो, इतनी कीमोथेरेपी की दवा चलनी चाहिए। एक MBA का आदमी जो टाई टोपी लगा के घूम रहा है, वो उनको एक्सेल शीट पे दिखाता है ग्राफ कि तुम्हारे मंथली इनकम इतनी हुई। लेकिन डॉक्टर खुद को भगवान ही मानने लगा है। तो अस्पताल को जो मर्जी, जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट है वो दवा देगा। एक दवा कैंसर की जिसके ऊपर MRP लिखा 18,000, डायरेक्टली आप खरीद लें होलसेलर से जाके तो 2200 रुपये की मिल जाती है। सर ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फार्मा कंपनी की लाला ऐसा नहीं मानेंगे? डॉक्टर पे जो लाला टारगेट दे रहे थे, टारगेट बंद हो जाएगा। बिग फार्मा इंडस्ट्री ड्रिवन एंड फूड इंडस्ट्री ड्रिवन सिस्टम चल रहा है। टोबैको लॉबी इन ग्लव्स इन हैंड है, उस पे बैन नहीं होगा, और फार्मा कंपनी का भी 60-60 है। प्राइस कंट्रोल के अंदर दवाइयां होती हैं, वो तो अस्पताल लिखते ही नहीं है। गैस्ट्रो के डॉक्टर पेट के कैंसर की सर्जरी करेंगे कि जनरल सर्जरी जो कर रहा हो उसी से कैंसर सर्जरी करा लो एक अंग का। इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर है, उनको बैठा दो OPD में। अब मरीज की मजबूरी है, जब आ गया है तो किसी को दिखा लो। मैं जिस ब्रांच का डॉक्टर हूँ, कैंसर, अगर मेरे पास मरीज आता है, अगर मैं इस तरह से डराऊं, सोच रहे हो इंसान घर बेच देगा। तुम जैसे लोग डॉक्टर के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो। इनकी जमीर कहाँ गई, ये समझने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि ऐसे लोग क्यों हैं इस प्रोफेशन में। जिनको लूटना है, गलती से डॉक्टर हो गए हैं, जाके बिल्डर बन जाएं, चरस का व्यापार कर ले। तो पेट फाड़ो, बच्चा निकालो, दुकान बनाओ, माल भरो। सर यही पॉलिसी रहेगी? क्या रेट रखा जाएगा इलाज का या किसी भी चीज का, दवाइयों का, बेड का? ये कोई MBA होगा जो डॉक्टर नहीं होगा। किसी भी तरह के आरक्षण से तो नहीं आया डॉक्टर, चाहे वो जातिगत आरक्षण हो, चाहे सिफारिश से गया हो। मार्केटिंग और सेल्स की क्या जरूरत होती है हेल्थ केयर में? ये MR और डॉक्टर के बीच की सेटिंग का खेल भी सर बहुत चर्चाओं में रहता है। क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया था कि MR एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये कैंसर डराता जाता है, मरने से पहले मार देता है। कैंसर बाजार में बिकता है और हम खरीदार हैं। इस पॉडकास्ट को सुन के कई लोगों को दर्द हो रहा होगा, ये भी मुझे पता है, और किन किन को दर्द हो रहा होगा ये भी पता है। पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। लेकिन ये इलाज अब आसान नहीं रहा। कभी व्यवस्थाओं पे यकीन नहीं है, कभी अस्पतालों पे भरोसा नहीं है, कभी इन डॉक्टर्स पे वो यकीन नहीं रहा जिनको हम भगवान जैसा मानते थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट जिसका नाम है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आपका साथी घनश्याम। तो आज अस्पताल और मरीज के बीच के इस भंवर को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर और मरीज के बीच इन उलझे हुए रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार तस्वीर ऐसी नजर आती है कि डॉक्टर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जो टारगेट बेस्ड काम करते हैं, और जो मरीज हैं वो कंज्यूमर होकर रह गए हैं। तो रिश्ता जो होता था वो रिश्ता कहीं पिघलता हुआ नजर आ रहा है। और आज ये सारी बातें कौन करेगा हमारे साथ, ये बताना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे साथ हमारे इस खास पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं देश के मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट, देश के मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट, नन अदर देन डॉक्टर अंशुमान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसा डॉक्टर मेरे साथ है जो कभी झूठ नहीं बोलता। सर मैंने जैसे कि बात की कि एक भरोसा है जो दरकता हुआ नजर आता है मरीज और डॉक्टर के बीच का। पहला माइंडसेट जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो टेस्ट लिख देता है तो मन में पहला ख्याल यही, डॉक्टर तो लूटते हैं। सर डॉक्टर लूटने लगे हैं क्या? अभी तक तो ऐसा सच नहीं है कि डॉक्टर लूट रहे हैं, लेकिन जब भी हेल्थ केयर से मतलब है अस्पताल जहां इलाज हो रहा है, उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सोल ऑफ हेल्थ केयर या अस्पताल की आत्मा कौन है? डॉक्टर। तो मान लिया जाता है कि इसमें डॉक्टर शामिल है। अच्छा, ये मान लिया जाता है। आंशिक रूप से सच है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। अब इसको कैसे समझने की जरूरत है? हिंदुस्तान का लगभग 65 से 70% जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मुहैया करा रहे हैं वो प्राइवेट पार्टनर है, मतलब प्राइवेट अस्पताल है। इसमें मीडियम सेक्टर, स्मॉल सेक्टर या बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं। सिर्फ 30 से 35% आपके सरकारी व्यवस्थाएं ये काम कर रही हैं। तो जब सरकारी व्यवस्था की बात होती है तो या तो वहाँ बहुत कम पैसा लगेगा या फ्री होगा, लेकिन एज सच फ्री नहीं है,
क्योंकि हमारे टैक्स दिए गए पैसे से जो राजस्व बना सरकार के पास, उस राजस्व से अस्पताल चलाया जा रहा, लेकिन मरीज को नहीं देना पड़ा, इसलिए फ्री महसूस हुआ। जब लूटने की बात आती है तो सिंपली आती है कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो रहा है और यहाँ पे या तो जांचें महंगी है, या इलाज महंगा है, या बेवजह इलाज किया जा रहा है। ये 3 सवाल आते हैं दिमाग में। लेकिन उस अस्पताल को चलाने वाला कौन है? एक बिजनेस प्रमोटर, आम भाषा में कह सकते हैं लाला। किसी भी बिजनेस को करने के लिए लाला जो होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट वहाँ कौन है? एक आड़ती जो टाई लगा के डायरी लेके घूम रहा है, जो डॉक्टर नहीं है, जिसको CEO मैनेजर इस तरह का रैंक पे बिठा दिया गया। अब देखिए दुर्भाग्य क्या हुआ। मेडिकल में जो डॉक्टर बना 12वीं पास करने के बाद एक परीक्षा पास करता है, MBBS की डिग्री करता है, बाकी आगे की डिग्री भी करता है स्पेशलिस्ट बनने के लिए। उसी एग्जाम को जो फेल किया, जो पास नहीं कर पाया, मतलब डॉक्टर नहीं बन पाया, वो कहीं से MBA करके आता है, अस्पताल में CEO बन के बैठता है और चलाता है डॉक्टर को। मतलब एक नॉन डॉक्टर ये रूल कर रहा है डॉक्टर काम कैसे करेगा। और सरकारी में ब्यूरोक्रेट जो इतिहास के पन्ने पलट के आके IAS ऑफिसर बना, वो चला रहा है डॉक्टर को। कोविड के टाइम में आप उदाहरण देखिए, रेमडेसिविर किसको दी जाएगी ये DM डिसाइड कर रहा था। बैरिकेडिंग कैसे होगी, क्वारंटीन का क्या कॉन्सेप्ट होगा, या किसके घर के सामने कोविड पॉजिटिव का तगमा लगना है, जो कि टोटली बकवास हो रहा था, ये IAS ऑफिसर डिसाइड कर रहा था। समस्या की जड़ वहाँ है, उस जड़ को कोई समझना नहीं चाह रहा है। और दूसरा पहलू, डॉक्टर की कमी क्या हुई? डॉक्टरी की पढ़ाई में डॉक्टर को इतना डरा दिया जाता है, डराने से मतलब है कि लूज करने का डर। उसको हर समय कहा जाता है सफलता, मतलब सक्सेस, मतलब हर चीज में तुम जो काम करोगे अच्छा ही काम होगा। उसको हर चीज में डर पैदा कर दिया। अब ये डॉक्टर एक तरह से डरा हुआ एक MBA के सामने झुका हुआ है, एक ब्यूरोक्रेट के सामने झुका हुआ है, अपनी बात नहीं कह पा रहा है। समस्या वहां खड़ी हुई। अगर डॉक्टर सिस्टम, डॉक्टर एज ए यूनिटी स्ट्रांग होता तो ऑब्जेक्ट करता कि इस चीज़ की कीमत इससे ज़्यादा नहीं रखी जा सकती है, इसको ऐसे नहीं लूट सकते हैं, बेवजह इलाज नहीं कर सकते हैं, या ब्यूरोक्रेट डिक्टेट नहीं कर सकता है कि डॉक्टर कैसे काम करेगा। बस इतनी सी समझ की जरूरत है, ज़्यादा कोई इसमें पेचीदा मसला नहीं है। लेकिन सर ये सो कॉल्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को रेवेन्यू का टारगेट देते हैं कि भाई इतने ऑपरेशन कराने हैं, इतने मरीज लाने हैं, इतने एडमिट कराने हैं। सर डॉक्टर हैं कि सेल मैनेजर हैं? एग्जैक्टली। देखिए कॉर्पोरेट क्या है, वो धंधा कर रहा है, व्यवसाय में उसको पैसे चाहिए। अब वो पैसा या तो कोई फैक्ट्री लगाए या अस्पताल में लगाए। फैक्ट्री लगाएगा, वहाँ पे अगर 4th क्लास लेबर से काम कराना है तो उस मैनेजर को एक इलिटरेट या अनपढ़ या बहुत मिनिमली स्किल्ड आदमी से काम कराना है। हेल्थ केयर में काम करने वाला कौन है? डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, उससे काम कराना है। काम कराना आसान हो गया। डॉक्टर अपनी जीविका के लिए काम करेगा, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की शिकायत करने में लगे रहेंगे तो लेबर यूनियन बन सकता है, लेकिन डॉक्टर कभी भी यूनियन बना के किसी भी सच्चाई के लिए एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। उसका फायदा ये उठा रहे हैं। कॉर्पोरेट ने टारगेट दिया, क्या आपका हाथ पकड़ के ऑपरेशन करा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, आपको कह दिया इतना ऑपरेशन को, फिर डॉक्टर ने सैलरी क्यों ली? डॉक्टर अगर प्राइवेट का है उसको कहना चाहिए जितना इलाज मैं करूंगा, जितने मरीज को देखूंगा, जो मेरी प्रोफेशनल फी होगी मैं फीस लूंगा। तो आप अगर डिस्पेरेट, जिसको कहते हैं कि डिस्पेरेशन आपका इतना बढ़ गया कि आपको इतने लाख महीने का चाहिए, जब आप कॉर्पोरेट के सामने ये प्लान बना के झुकेंगे तो कॉर्पोरेट आपको टारगेट देगा। क्या कहा जाता है सर जब टारगेट दिया जाता है? देखिए मुझसे तो डायरेक्टली आज तक कोई कह नहीं पाया। उसका कारण बताऊं, जब शुरुआती में मैं सिर्फ मेडिकल की डिग्री लेके आया था तो मुझे मैनेजमेंट की चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तब तक संयोगवश जहां मैं काम कर रहा था वो कॉर्पोरेट नहीं था, ट्रस्ट का हॉस्पिटल था। जब बातें नहीं समझ में आई तो मैंने MBA कर लिया ताकि उनकी लैंग्वेज मैं समझ सकूं। उसके बाद मैंने LLB लॉ कर लिया ताकि कानून की जानकारी भी मुझे हो। अब हालत ये है कि मीटिंग में जब मैं बैठूंगा तो इस तरह की बातें नहीं होगी। मुझसे डायरेक्टली नहीं कहा गया है, लेकिन कुछ साथियों ने बताया है, उनको कहा जाता है महीने के इतने सर्जरी करो, इतनी कीमोथेरेपी की दवा चलनी चाहिए, इतना होना चाहिए। और एक MBA का आदमी जो टाई टोपी लगा के घूम रहा है वो उनको एक्सेल शीट पे दिखाता है ग्राफ कि तुम्हारे मंथली इनकम इतनी हुई। डॉक्टर तो स्टैंड तभी ले सकता है जब वो उसने कोई धांधली नहीं की। धांधली से मतलब है कि तुमने जितना डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा पैसे नहीं लिए हो हॉस्पिटल से। लेते क्यों हो? ऑर्गेनिकली काम करो, मरीज के लिए काम करो, तुम अपने स्किल का कमाओ। मरीज आके खुशी खुशी पैसे भी देंगे और साथ में अपने गांव से चावल भी ले आते हैं, अपने गांव से घी भी ले आते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हमारी आत्मीयता हो, हमारे पूरे परिवार के लोग आपको जानते हैं।
डॉक्टर का मतलब यही था। और मॉडर्न साइंस भी डॉक्टर का मतलब लैटिन वर्ड से निकला था, डॉसियर, जिसका मतलब था टीचर। एक्चुअली शिक्षक होते थे, और कोई बीमार पड़ जाए उसका इलाज कर दे। तो हमारी जीविका चलती थी मरीजों के इलाज से आने वाले पैसे से, ये सच है। लेकिन अभी डॉक्टर काम कर रहा है कॉर्पोरेट हाउस के लिए, दूसरों के लिए कमाने के लिए। ये गलत है, और ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। हेल्थ केयर डैमेज्ड, मरीजों का इलाज गड़बड़, और डॉक्टर स्ट्रेस में खुद बीमार हो रहा है। आज डॉक्टर को ब्लड प्रेशर की शिकायत, डायबिटीज की शिकायत, मोटापा डॉक्टरों में होने लगा। तो किस लिए कमा रहे हो? अगर ये कमा के तुम भी एज ए डॉक्टर जाके वेंटिलेटर पे ही पैसे गंवा दोगे तो डॉक्टरी किस बात की हुई तुम्हारी? तुम्हें तो खुद स्वस्थ रहना है, दूसरों को भी स्वस्थ रखना है। ये जरूरत है आत्मविश्लेषण की, ये जरूरत है ओपन माइंडेड डिबेट करके, शास्त्रार्थ करके बातों को वहां पहुंचाने की, कि ये जरूरत है हमारी। प्राइवेट में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, या इंश्योरेंस कंपनी देगी, या सरकारी में सरकार देगा। लेकिन कोई रेगुलेटेड सिस्टम काम करेगा, उसका भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा कैसे काम हो सकता है, जिसमें ये लूट भी बंद हो सकता है। लेकिन सर, हम डॉक्टर को भगवान जैसा मानते हैं या मानते थे, लेकिन डॉक्टर खुद को भगवान ही मानने लगा है, ऐसा भी कई बार लगता है। ये फला टेस्ट करा लो, ये पैथ लैब चले जाओ, इसी केमिस्ट से ये दवाई लाओ, इसी पैथ वाले से ये टेस्ट कराओ। सर, ये जो कनेक्शन था हमारा, वो अब कोई गुंजाइश लगती है कि बच जाएगा? देखिए, इस पे तो मैं एक बात कहता हूँ कि डॉक्टर को ना भगवान माने न शैतान माने। डॉक्टर एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जो ह्यूमन बॉडी को जानता है, समझता है कैसे काम करता है, और जिस स्पेशलिटी के डॉक्टर उस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानता है। लेकिन दिक्कत यही हुई कि हिंदुस्तान थोड़ा भावनात्मक देश है, जो अच्छा लगता है उसको भगवान बना देते हैं, और थोड़ा भी बुरा लग गया तो शैतान बना देते हैं। नीदर मेक अस गॉड नॉट मेक अस डेविल। अब इसको समझने की क्या जरूरत है? जो आपने एग्जाम्पल दिया, पर्टिकुलर टेस्ट यहीं कराओ, पर्टिकुलर दवाइयाँ वहीं से लो। अगर ऐसा कोई डॉक्टर कह रहा है तो जरूर दाल में काला है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्वाइट ऑब्वियस है, सबको पता है, इसमें कोई छुपाने की चीज़ नहीं है। डॉक्टर को तो स्टैंडर्ड दवा लिख देनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो दवा खोज के लाती है कंपनी, उसका बहुत उसमें साइंस लगा होता है। दवाइयों का रेट कौन डिसाइड करता है, इस पर सोचने की जरूरत है। NPPA गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मिनिस्ट्री के पास है। तो उसमें MRP जब लिखने की बात आती है, कंपनी ने कुछ भी MRP कोट किया, आप लिखने क्यों देते हैं? उसका फॉर्मूला तो होना चाहिए कि मिनिमल। अभी भी 492 ड्रग कैंसर की दवाइयों पे जो कॉस्ट कटिंग हुई, कैसे इतना कॉस्ट कट हो गया? इसके पहले क्या हो रहा था? तो फॉर्मूला तो MR से मिलकर चेंज करवा देते हैं ना डॉक्टर्स, ऐसा भी कहते हैं। ऐसा है क्या सर? नहीं, कंपनी जब अपनी दवा लेके मिनिस्ट्री को जाती है देने के लिए कि MRP के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अप्रूव होने के बाद ही कंपनी रख सकती है। हाँ, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस बहुत बेतरतीब है। उदाहरण के तौर पे एक दवा कैंसर की जिसके ऊपर MRP लिखा 18,000, डायरेक्टली आप खरीद लें होलसेलर से जाके तो 2200 रुपये की मिल जाती है। तो ये बीच का पैसा कहाँ जाता था? इस पे कैपिंग की जरूरत थी। अब ये कैपिंग जो कन्फ्यूजन था, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन। मैं कहता हूँ कि बिकॉज हेल्थ केयर मैटर्स स्टेट, तो हर स्टेट का हेल्थ केयर उसके गवर्नमेंट रेगुलेटेड हेल्थ केयर होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा? लगभग 30 से 35% स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी अस्पताल में है, 65% प्राइवेट में है। दैट शुड बी सुपरवाइज्ड कि दवा का क्या रेट होगा, जांच कौन सी जांच कितने की होगी। जैसे कोविड के समय हुआ था, बेड विद वेंटिलेटर, विदाउट वेंटिलेटर, विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, इस तरह से चीजें हुई थी। उसी तरह से जैसे आयुष्मान कार्ड से जो इलाज करा रहा है उसका रेट तय है ना, किस चीज का कितना पैकेज मिलेगा उनको। CGHS बेनिफिशियरी रेट तय है। तो बाकी जो कैश में इलाज करा रहे हैं उनका रेट क्यों नहीं तय है? उनका रेट तय हो। और एडिशनल क्या करे गवर्नमेंट? अगर हेल्थ फॉर ऑल जो WHO का भी फॉर्मूला है, और प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि हेल्थ फॉर ऑल मुहैया होनी चाहिए, उसमें मरीज को कार्ड बना के दीजिए और सारे को दीजिए। इवन टैक्स पेयर को ज़्यादा कार्ड दीजिए। अच्छा, टैक्स पेयर क्योंकि टैक्स भी पे कर रहा है, आपके राजस्व में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको बेहतर कार्ड दीजिए, ज़्यादा कवरेज का कार्ड दीजिए, ये जाके इलाज कराए। इसको पेमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को ना देना पड़े। प्राइवेट हॉस्पिटल बिल सबमिट करे, गवर्नमेंट एजेंसी उसको रीचेक करे और गवर्नमेंट से पैसा आ जाए। आप एक सेंट्रल पूल कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपने MRP कट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन पे हाई प्राइस कट कर दिया, कमीशन बंद हो गया, और प्राइवेट हॉस्पिटल सुपरवाइज्ड हो। दो चीज़ें होंगी, एक क्रेडिबल एंड एथिकल प्रैक्टिस चालू हो जाएंगे।
कि जब बेवजह का मुनाफाखोरी नहीं है तो कौन करेगा? डॉक्टर पे जो लाला टारगेट दे रहे थे, टारगेट बंद हो जाएगा। जब बेवजह की चीज आप करेंगे, एथिकल क्लियरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट उस बिल को रिफ्यूज कर देगी, तो आप करके करोगे क्या? सर ये लाला पे जो आपने कैपिंग करने की बात की, सर आपको लगता है कि इतना आसान है? क्योंकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद एक डिटेल सामने आई जो बताती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डेटा सामने आया सर, उसमें 35 फार्मा कंपनी थी जिन्होंने 945 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे। सर ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फार्मा कंपनी की, लाला ऐसा नहीं मानेंगे? आपने बिल्कुल, यू हिट द बुल्स आई। इन सब की साठगांठ है। इसीलिए जो पॉडकास्ट अभी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं ये समझाना चाहता हूं, जो आप समझ रहे हैं जुमलेबाजी में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो, केंद्र हो, इससे मतलब नहीं है। जो भी आपसे फॉल्स प्रोमिसेस दे रहे हैं, पीछे से सब मिले हुए हैं। बिग फार्मा इंडस्ट्री ड्रिवन एंड फूड इंडस्ट्री ड्रिवन सिस्टम चल रहा है। इसीलिए प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड मार्केट में पंप किया जा रहा है, जानते हुए कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। टोबैको लॉबी इन ग्लव्स इन हैंड है, उस पर बैन नहीं होगा। और फार्मा कंपनी का भी साठगांठ है। अगर जेन्युइनली करना चाहते हैं तो ओपन लाइव कैमरा रखिए, हम जैसे लोगों को बिठाइए, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर बैठें और लाइव ट्रांसमिशन होने दीजिए। पब्लिक डिसाइड कर लेगी कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, कर क्या रही है। अगर इस लेवल पे चर्चा करनी है तब तो चर्चा का विषय। अदरवाइज हिंदुस्तान बहुत अंधेरे रास्ते पे चल चुका है। उसका कारण समझिए, अमेरिका का जीडीपी लगभग आप समझ लिए 29.7 ट्रिलियन डॉलर है, उसका 17.6% हेल्थ पे जा रहा है उसका। और फिर भी अमेरिकन डॉक्टर्स कह रहे हैं ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ अमेरिका। इतना बजट डालने के बाद इंडिया का जीडीपी 3,500 मिलियन डॉलर है, उसका सिर्फ 1.9% हमारा जीडीपी हेल्थ पे आ रहा है। चूर चूर हो चुका है हमारा, तो ब्रोकन भी तो नहीं। ब्रोकन भी नहीं, इसको कहिए धुआं धुआं हो चुका। और उसमें अगर आपने प्रिवेंशन पे काम नहीं किया, इसी तरह से बिग फार्मा इंडस्ट्री को कैप्चर करने दे दिया, हेल्थ केयर सिस्टम को, या बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को कैप्चर करने दे दिया, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या होगा। क्यों? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड कम्युनिकेबल, दो डिजीजेज ग्रॉसली हम करते हैं, संक्रामक बीमारियां जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल मतलब कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन। अफसोसवश हिंदुस्तान में एनसीडी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज दोनों बढ़ रही हैं। आमतौर पे जब कंट्री डेवलप करने लगता है तो संक्रामक बीमारियां कम होने लगती हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। लेकिन हिंदुस्तान में दोनों बढ़ रहा है। आप सोचिए इस लोड को कैसे हैंडल करेंगे। इतने डॉक्टर हैं आपके पास, आज भी डॉक्टर का शॉर्टेज है, नर्सेज का शॉर्टेज है। इसको करने के लिए आज अगर वाकई कोई भी सरकार जनरली चाहती है तो मैं उनको गारंटी देता हूं कि अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पे कोई सरकार जेन्युइनली काम करे, जेन्युइनली, उसको हराना मुश्किल हो जाएगा दूसरी पार्टी के लिए, जिस पार्टी की सरकार ये काम कर लेती है। लेकिन जेन्युइन करे, कहने वाली बात नहीं, तब जाके इसका रिजल्ट आपको 10 साल में दिखने लगेगा। क्यों? वेलनेस प्रोग्राम पे काम चालू होगा, बीमार लोग कम होंगे। हाइजीन, हेल्थ, क्लीनलीनेस पे काम चालू होगा, संक्रामक बीमारियां कम होगी। लाइफस्टाइल लोग ठीक करेंगे, कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियां कम होगी। सर हॉस्पिटल पे लोड कम होगा, हॉस्पिटल पे कैपिंग होगी तो खर्चे कम होंगे। अल्टीमेटली कंट्री का रेवेन्यू होगा और कंट्री के लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। ये करने की जरूरत है। ठीक है सर। साल 2018 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि जो प्राइस कंट्रोल के अंदर दवाइयाँ होती हैं वो तो अस्पताल लिखते ही नहीं है। तो फिर सर गवर्नमेंट अगर प्राइस कंट्रोल कर भी लेगी दवाइयों को लेकर, आप लोग लिखेंगे ही नहीं वो दवाइयाँ, तो फिर हम तो मजबूर हैं सर। हमने कहा ना, आप तो भगवान है हमारे लिए, भगवान ने जो कह दिया वो तो मानना पड़ेगा। ये एनपीपीए किसी और को बेवकूफ बना ले, पब्लिक डोमेन में बेवकूफ बना ले, हम लोग बेवकूफ नहीं बना सकेगी। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जब एसेंशियल ड्रग बोल के कैपिंग करती है तो मॉलिक्यूल में मिलीग्राम ऐड करके कैपिंग क्यों करती है? फॉर एग्जांपल फला फला मॉलिक्यूल 400 मिलीग्राम, ये कैपिंग होती है क्या? तो डॉक्टर के पास लिंक मिल गया, वो क्या करेगा, 350 मिलीग्राम लिखेगा या 500 मिलीग्राम वाला लिखेगा, या उसके साथ एक कॉम्बिनेशन फार्मा इंडस्ट्री ले आएगी, कैपिंग से बाहर हो गया। आप मॉलिक्यूल पे कैपिंग करें, फॉर उदाहरण के लिए पैरासिटामोल पे कैपिंग, तो पैरासिटामोल फ्लैट कैपिंग है, मतलब पैरासिटामोल 1 मिलीग्राम पर मिलीग्राम कॉस्ट इतनी होगी। अब चाहे 500 मिलीग्राम बनाओ चाहे 1000 मिलीग्राम, रेट हमने डिसाइड कर दिया। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? दूसरा, विद कॉम्बिनेशन, विदाउट कॉम्बिनेशन, आप
सिंपली बताओ, जिसमें ये मॉलिक्यूल आपने डाला उसका रेट यही होगा पर मिलीग्राम, मैंने तय कर दिया। उसके बाद डॉक्टर के पास क्या ऑप्शन होगा? अभी आपने क्या किया, डॉक्टर ब्रांड नेम ना लिखे तो कौन लूट रहा है? फार्मासिस्ट जो दवा की दुकान पे बैठा है। आपको मना कर दिया, आपने ब्रांड नेम नहीं लिखा। अब वो कोई भी आलतू फालतू कॉम्पोजिशन की दवा दे देगा, मरीज ठीक नहीं होगा, आके डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब हम तो ठीक नहीं हो रहे हैं। पता चलो दवा ही नकली थी, क्योंकि अब फ्री है फार्मासिस्ट, अस्पताल फ्री है कि डॉक्टर ब्रांड नेम नहीं लिखेगा तो अस्पताल को जो मर्जी, जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट है वो दवा देगा। तो अगर जेन्युइनली आप करना चाहते हैं तो एक जेनरिक मेडिसिन का बायो इक्विवेलेंस टेस्ट जो ये बताता है कि दवा वाकई कारगर है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट के साथ मार्केट में बढ़ाएं। और जो प्राइवेट कंपनी जो दवाइयाँ पेटेंट लाइसेंस से बाहर हो चुकी, उस पे सारी दवाइयों पे कैपिंग करें। एसेंशियल ड्रग्स, नॉन एसेंशियल ड्रग्स कुछ नहीं होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स आप छोड़ दें, मतलब विटामिन टाइप की चीज़। कौन सी ऐसी दवा है जो आप, घनश्याम भाई, सुबह उठते हैं कहते हैं कि आज मुझे दवा फांकने का मन कर, भुंजे की तरह दवा मैं खाऊंगा, ऐसा मतलब हुआ सर अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो डॉक्टर बेईमानी करेगा? भाई डॉक्टर बता दिए नेक्सस कितना बड़ा है। आप डॉक्टर पे कह देंगे ब्रांड मत लिखो, मतलब पायस प्रोफेशन नहीं है ना सर, जिसको लेके हम कहते हैं कि भाई शिक्षक है, डॉक्टर है। हाँ। ये उस पायस प्रोफेशन में सब निकाल दें इसको, पायस प्रोफेशन से अब निकाल दीजिए। उसका कारण क्या हो गया कि अब मैक्सिमम डॉक्टर काम कहाँ कर रहे हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट चला कौन रहा है? नॉन डॉक्टर। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। आज भी अच्छे डॉक्टर प्राइवेट में भी हैं, सरकारी में भी हैं, जो घुटन में हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा उनके ऊपर क्या बीत रही है। जिन्होंने पढ़ाई की थी तब इस प्रोफेशन को सच में ट्रूथफुल, पायस और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलने वाला प्रोफेशन देखा था, आज उनके आंखों के सामने जब ये पर्दा गिरा है, कष्ट में है वो डॉक्टर। कुछ डॉक्टर को जानता हूं जिन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया कि इस तरह से मैं काम नहीं कर सकता हूं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर आपके बिहाफ पे खड़ा भी होता है तो डॉक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर तो है नहीं, तो पब्लिक उनके साथ कहां खड़ी है? पब्लिक उन डॉक्टर के लिए कहां बात कर रही है कि सरकारी अस्पताल में तुम्हारी व्यवस्था क्यों नहीं है? या प्राइवेट अस्पताल में लाला अगर डॉक्टर पे दबाव डाल रहा है, कोई डॉक्टर खड़े होकर विस्ल ब्लोअर का काम कर रहा है, तो पब्लिक साथ खड़े हो जाए ना। तब तो दूसरे डॉक्टरों की हिम्मत होगी कि जाके तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से लड़े। चार्ज मरीज देने को तैयार है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करोगे, एक्सॉर्बिटेंट चार्ज नहीं करोगे, बेबुनियाद जिसको कहते हैं कि कुछ भी आपने बिलिंग कर दी, ये नहीं करोगे। ये डॉक्टर समझेगा, आपके लिए कर सकता है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट दे, डॉक्टर बिल्कुल करने को तैयार है। लेकिन सर वो डॉक्टर कहाँ चले जाता है? जब अखबार में एक लेख छपता है, नामचीन अखबार है, मैं नाम कोट नहीं कर रहा हूँ, उस अखबार में एक लेख छपा और बताया गया कि 12,500 लोगों को कहा गया भाई आपकी सर्जरी होगी, और लेकिन जब सेकेंड ओपिनियन ली गई तो सर सिर्फ 44% लोगों को जरूरत थी उस सर्जरी की। ये बहुत बढ़िया सर्वे आया था। हाँ। और ये सच है। हार्ट में स्टेंट, हाँ, घुटना बदलाव करना, कैंसर की सर्जरी, इन सब में देखा गया कि अनइंडिकेटेड बहुत सारा कुछ कहा गया। अब उसमें स्टेंट में, घुटना बदलने में, कैंसर में, मैं हर समय कहता हूँ सेकेंड ओपिनियन आप लीजिए। दूसरा मैं कहता हूँ बिल्डिंग नेवर क्योर्स योर पेशेंट। बड़ी बिल्डिंग, ग्लास हाउसेज देख के मरीज जो चले जाते हैं कि बड़ा अस्पताल है, अंदर कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर। उसका क्रेडिबिलिटी क्या है? प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है कि नहीं है? कैंसर की सर्जरी में आज तमाशा क्या होगा? गैस्ट्रो के डॉक्टर पेट के कैंसर की सर्जरी करेंगे और साथ में गॉल स्टोन भी करेंगे, मतलब पित्त की पत्थरी का ऑपरेशन करेंगे। तो कैंसर सर्जन को जो तैयार किया गया था कि सारे कैंसर की सर्जरी कैंसर सर्जन करेंगे, उसको बाईपास करने के लिए कॉर्पोरेट ने एक तोड़ निकाला कि जनरल सर्जरी जो कर रहा हो उसी से कैंसर सर्जरी करा लो एक अंग का। तो जो डिफंक्ट है, इम्परफेक्ट है, क्योंकि मैं मानता हूँ क्वालिफाइड MCH कैंसर सर्जरी के लोग कम हैं इंडिया में, मानता हूँ लोग अब तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसका अगर तोड़ आप ये बनाएंगे कि जनरल गायनी के लोग गायनी कैंसर कर लें, गैस्ट्रो के लोग गैस्ट्रो कैंसर कर लें, यूरोलॉजी के लोग यूरो कैंसर कर लें, तो फिर यही होगा। फिर वो दबाव में डॉक्टर काम करेगा। तो डॉक्टर क्रेडिबिलिटी देखें, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखें, और डॉक्टर के वाकई ठीक हुए मरीज को देखें, क्योंकि डॉक्टर जो इलाज करता है ठीक हुआ मरीज। हमारा प्रोफेशन ट्रस्ट का था, उस ट्रस्ट के बीच में बिचौलिए बहुत आ गए। ये डेस्क वो डेस्क करते करते डॉक्टर तक पहुंचने की लंबी लाइन लगा दी गई, कॉल सेंटर चालू कर दिया गया। मरीज भी यही एक्सपेक्ट करता है कि जैसे मैं मॉल घूमने जाता हूँ, सिनेमा देखने जाता हूँ, कि डॉक्टर मेरे लिए बैठा रहेगा, अपॉइंटमेंट लेके आ गया। तो अपॉइंटमेंट डॉक्टर ने दिया, डॉक्टर सर्जरी में व्यस्त है, अपॉइंटमेंट कोई कॉल सेंटर ने दिया, उसने क्या डॉक्टर को बता दिया किसी का अपॉइंटमेंट है? इन चीज़ों को सुधारने की जरूरत है।
आज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में क्यूइंग सिस्टम इसको बोलते हैं कि किसी का अपॉइंटमेंट कब देना है, किसको कैसे प्रायोरिटी देनी है, आराम से हो सकता है। लेकिन ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं उनको बैठा दो ओपीडी में। अब मरीज की मजबूरी है, जब आ गया है तो किसी को दिखा लो, दिखा लिया। ये सब एक नेक्सस तैयार किया जा रहा है। लेकिन आप जैसे शो जो लेके आ रहे हैं, इसकी यही खास बात होगी। अगर मेरे जैसे लोग बोलना चाह रहे हैं तो कहीं तो अपनी बात रखते हैं, और इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए सरकार को भी और पब्लिक को भी कि देखो, हेल्थ केयर सिस्टम जरूरत है, नेसेसिटी है, ये कोई शौक नहीं है। मॉल घूमना, सिनेमा देखना जैसा नहीं है। अगर कोई बीमार होगा कहीं तो जाएगा, तो उसके लिए अगर व्यवस्था प्राइवेट के लिए उपलब्धता है, अफोर्डेबिलिटी है, तो वहाँ जाएगा, नहीं तो सरकारी में जाएगा। इन सबको दुरुस्त करने की जिम्मेवारी सरकार की है। डॉक्टर को आगाह करना चाहिए कि ये गड़बड़ी हो रही है हमारी हेल्थ केयर पॉलिसी में या हेल्थ केयर सिस्टम में, और पब्लिक को जरूरत है कि इसको प्रायोरिटी, हेल्थ केयर शुड बी ए प्रायोरिटी, ये करना चाहिए। सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है पुलिस महकमे के बाद अगर सबसे कोई भ्रष्ट है तो वो हेल्थ केयर सेक्टर है। सर, ये तो बहुत खतरनाक बात है। वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर सेक्टर में करप्शन पूरी तरह फैल चुका है, और आज नहीं 2009 में एक डेलिब्रेशन में मैंने बोला था, टू मच कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर विल लीड टू करप्शन। 2009 में मेरा आर्काइव उठा के देखे, मैंने बोला हुआ है। इतना ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज करेंगे तो यहाँ डर का बिजनेस है, और बिजनेस दो ही फ्लोरिश करता है, ख्वाब या खतरा। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नाम बदल लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, ख्वाब कैसा कर लीजिएगा तो आप करोड़पति बन जाइएगा, ख्वाब दिखा दिया, या खतरा। ये खतरे का व्यापार होता है। तो एक स्टोरी बताता हूँ, आप बीती है, इसलिए कोई कही सुनाई बात नहीं है। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है। मैं दिल्ली में कार्यरत था, मेरे 2 बच्चे हैं। छोटा बेटा जब पैदा हुआ तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारी जानकार थी, उन्होंने ऑपरेशन सीजरियन सेक्शन करके ऑपरेट करके किया। बच्चे को 2 घंटे रखना होता है नीकू में, नियोनेटल आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद पीडियाट्रिक्स का डॉक्टर आके मुझसे कहता है, मैं एस्टैब्लिश कैंसर सर्जन दिल्ली का था, मेरी पत्नी प्लास्टिक सर्जन है, और आगे कहता है कि बच्चे के हार्ट में सुराख है। ये लैंग्वेज थी, और इसको भी रखना पड़ेगा। तो मैंने उसको टेक्निकली पूछा, ASD VSD क्या है? नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, बहुत खतरा है। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। बोला हाँ मैं जानता हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, उसके बाद ये स्टेटमेंट हो रहा है। फिर 2 घंटे बाद बोला कि नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि मैं अलीगढ़ से पास आउट था। मैंने पता किया अलीगढ़ के कुछ पास आउट डॉक्टर यहाँ हैं क्या उसी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, बड़ी चेन है। तो एक डॉक्टर मिला, उसको मैंने कहा मेरे बच्चे को देख के बताओ क्या कंडीशन है। बोला कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि वो मेरा जानकार था। फिर मैंने वहाँ जाकर नर्स को बोला कि तुम मेरे बच्चे को ट्रांसफ़र करो, शिफ्ट करो वार्ड में, और मैंने लिख के दिया कि जो भी होगा मेरे बच्चे को उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मैंने शिफ्ट करा लिया, अगले दिन डिस्चार्ज करा लिया। वो बच्चा मेरा अभी एडल्ट है। उसके बाद मैंने चेक भी कराया, कहीं कोई हार्ट में सुराख नहीं था। उसके बाद उस पीडियाट्रिशियन को बुला के मैंने एक बात कही कि देखो ये बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, इससे मेरा 9 महीने कुछ दिन का इमोशनल अटैचमेंट रहा। मैं जिस ब्रांच का डॉक्टर हूँ, कैंसर, अगर मेरे पास मरीज आता है, अगर मैं इस तरह से डराऊँ, सोच रहे हो इंसान घर बेच देगा, जेवर बेच देगा, लेकिन मैंने कसम खाई कि ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम सोचो, तुम जैसे लोग डॉक्टर के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो, ये बोल के मैं वहाँ से आया था। और उस दिन वाकई मुझे दर्द हुआ था कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर के भेष में शैतान है ये। अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा कर रहा था तो सोचिए नॉन डॉक्टर के साथ ये लोग क्या करते होंगे, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है कि ASD क्या है, VSD क्या है। इनकी जमीर कहाँ गई, ये समझने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि ऐसे लोग क्यों हैं इस प्रोफेशन में। जब मैं नाराज होता हूं तो लोग कहते हैं कि बाकी प्रोफेशन पे आप नाराज नहीं होते। बाकी प्रोफेशन से मुझे मतलब नहीं, मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैं इसका जिम्मा जानता हूं। दूसरा, ये प्रोफेशन नेसेसिटी है, जरूरत है लोगों की। अगर शौक नहीं है, मैं टीवी नहीं देखूंगा, शौक नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं चढ़ूंगा। कौन लूट रहा है मुझे नहीं मतलब है, लेकिन इस प्रोफेशन में क्यों? जिनको लूटना है, गलती से डॉक्टर हो गए हैं, जाके बिल्डर बन जाएं, चरस का व्यापार कर लें, कुछ भी कर लें, डॉक्टरी छोड़ दें। इसमें अगर मैं कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं बताइए। एट द सेम टाइम मुझे बताइए घनश्याम भाई, कोई डॉक्टर अदानी अंबानी बन सकता है? नहीं बन सकता है डॉक्टरी करके। कोई डॉक्टर ऐसा है जिसको खाने की कमी है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है? तो फिर चोरी किस लिए है?
मैं डॉक्टर को बदनाम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 20% डॉक्टर होंगे अभी भी जो ब्लैक शिप है हमारे प्रोफेशन में, उन्होंने हमारे प्रोफेशन को बदनाम किया। आज भी 80% डॉक्टर जनरली चाहते हैं अच्छा काम हो, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सरकारी संस्थान पैरालाइज कर दिया गया है। सरकारी में जो डॉक्टर बेचारे कुढ़ रहे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ऑपरेशन थिएटर नहीं मिल रहा है, ब्यूरोक्रेट आके कुछ अपना नियम बता के चला जाता है, वो मजबूर हैं। तो जरूरत है झकझोरने की, जरूरत है पब्लिक को झकझोरने की, जरूरत है सरकार को झकझोरने की और डॉक्टर को झकझोरने की। ये प्रोफेशन फिर से डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट रिलेशनशिप पे बिल्ड कर लेगा और वाकई ये नोबल प्रोफेशन है। सर अभी आपने बच्चों की बात की और बच्चे के पैदा होने की बात की, तो एक आंकड़ा इससे में जुड़ा हुआ पड़ रहा था, 2010 का आंकड़ा है हालांकि, कि 2010 से पहले सी सेक्शन वाले जो सिजेरियन बच्चे होते थे मात्र 8.5% होते थे। हालांकि आप डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा समझ है, और सी सेक्शन तभी होता था जब लाइफ और डेथ का मामला हो। लेकिन सर अब ये आंकड़ा पलट गया है, मतलब 8.5% से भी कम बच्चे नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। तो पेट फाड़ो, बच्चा निकालो, दुकान बनाओ, माल भरो, सर यही पॉलिसी रह गई। इसमें दो पहलू है, दोनों चीजें समझने की जरूरत है। ये सच है, पहले सीजरियन सेक्शन उन्हीं में किया जाता था, बच्चा स्ट्रेन में हो जाए, मां स्ट्रेस में आ जाए, स्ट्रेन में किसी भी तरह कॉम्प्लिकेशन जिसको कहते थे, तब किया जाता था। कुछ तो संख्या बढ़ी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें और भी पलटी। पहले देखिए, जो माँ बनती थी यंग एज में बनती थी, 22 साल 25 साल मैक्सिमम, उसमें पहला बच्चा पैदा हो जाता था। आज 30 से ऊपर की औरतें प्रेगनेंसी हो रही है। उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं ग्रेव इशू, मतलब सीरियसनेस में जो डालते हैं, तो 30 से ऊपर प्राइमरी मतलब पहला बच्चा इसको होगा, वो एट रिस्क प्रेगनेंसी है। अच्छा। एक इन जनरल फीमेल आजकल मोटी हो रही हैं, और अगर शॉर्ट स्टेचर के साथ मोटी हो गई तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी। बर्थ वेट बेबी का ज़्यादा हो रहा है, 3.5 kg से अगर बड़ा बच्चा हो रहा है तो एट रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब डिलीवरी में उसको दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ें हैं। एडिशनल क्या हुआ, कहाँ से फीमेल्स को ये बैठा दिया गया दिमाग में कि नॉर्मल डिलीवरी में आपका फिगर ख़राब हो जाएगा, तो ये प्रेफर करने लगी। पेनलेस डिलीवरी चाहिए तो अच्छा है कि एनेस्थीसिया दे के मुझे सीजरियन करके बच्चा निकाल दो, मुझे पेन नहीं चाहिए। ये सारे का मिक्सचर अलॉन्ग विथ कंज्यूमरिज्म, बाजारबाद जो मेडिकल में आया, इस सब मिल के सीजरियन सेक्शन की संख्या को बढ़ा दिया, जिसमें ये सारे कारण उतने ही हैं। डॉक्टर क्या मेहनत करने के लिए तैयार होता है सर नॉर्मल डिलीवरी के लिए? आज भी बहुत सारे एथिकल गायनेकोलॉजिस्ट को मैं जानता हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल देती हैं, और वो खुश होती हैं जब नॉर्मल डिलीवरी होती है। बहुत बहुत एथिकल, क्योंकि देखिए नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो बॉडी का जो सिस्टम है, फिजियोलॉजी ऐसे ही बनाया गया है कि जब पेल्विक बोन स्ट्रेच होगा तो हार्मोन के लिए स्टिमुलस जाता है ब्रेन को, उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क, इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ है। अच्छा, दूसरा एक बहुत अच्छी रिसर्च है कि बच्चा जब बर्थ कैनाल से होकर निकलता है तो माँ का जो फ्लोरा है बच्चे के पास जब आता है तो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करेगा तो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। मतलब नेचर ऐसा सिस्टम बना के दिया था, उसको जब बाईपास करते हैं तो माँ के स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य दोनों पे असर पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल दे रहे हैं, वो सच में अगर भगवान की जगह करना है तो उनको मानो भगवान, कि आज इस बाजारवाद में भी आपको कह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल लो। और लेबर पेन, मातृत्व का जो दर्द है, वो सच में मतलब मर्द, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम लोग तो अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि बहुत भाग्यशाली है जिसने मातृत्व का दर्द अनुभव किया, कि उसमें दर्द, वात्सल्य और प्रेम, मधुर प्रेम तीनों छुपा होता है। सर किसी भी इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल की तुलना में, ज्यादा पैसे खर्च करने की तुलना में डॉक्टर आपका जानकार हो, ये कितना जरूरी है? यही जरूरी है, यही जरूरी है। आप अस्पताल की बिल्डिंग, अस्पताल का ब्रांड बिल्कुल मत देखिए। नहीं, डॉक्टर अपने प्रोफेशन का जानकार तो ठीक है, हाँ। लेकिन वो आपका जानकार है, ये कितना जरूरी है सर? हाँ, आपका भी जानकार हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि ये सौभाग्य तो हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर अगर आपका अपना जानकार होता है तो लुटने की जो गुंजाइश है वो कम होती है। पहले एक फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब वो डॉक्टर किसी ब्रांच का होता तो फैमिली डॉक्टर इसलिए बोलते थे कि घर में कोई भी हेल्थ केयर की समस्या हो, लोग उससे जरूर डिस्कस करते थे, फिर वो जो सही सलाह देता था, क्योंकि घर के परिवार के सदस्य की तरह होता था। आज ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब कहिएगा क्या एक दिन में खत्म हुआ? जब आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपको 88 वाले को 89 वाले का नहीं पता है कि कौन है आपके बगल में, तो कहाँ से फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा? तो इंसान संकुचित विचार में चला गया, न्यूक्लियर फैमिली,
और फैमिली में भी जब पहुंचा तो वर्चुअल वर्ल्ड, काल्पनिक दुनिया में मोबाइल पे बैठा हुआ है। जब इस कॉन्सेप्ट में आप आएंगे तो फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट ये होता था कि डॉक्टर के पास ऐसे ही मिलने चले गए, काम नहीं है, आज घी लेके पहुंच गए, आज चावल लेके पहुंच गए। डॉक्टर साहब को भी फुर्सत थी, आपने फोन किया, डॉक्टर साहब आइए चाय पीते चले जाइएगा, डॉक्टर साहब भी चले गए। उसको कहते थे फैमिली डॉक्टर। अब ये कहाँ से होगा? आपके पास सो कॉल्ड समय नहीं है, डॉक्टर के पास सो कॉल्ड समय नहीं है। तो जरूरत है, मानवता का विज्ञान है ये, मेडिकल साइंस नहीं है, चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ह्यूमन साइंस है, मानवता का विज्ञान है। इसको फिर से हम जगाएं और इसमें होलिस्टिक थॉट के लोग जुड़े, फिर से जग जाएगा मानवता। जैसे मुझे आप 3 महीने में मिले, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर अगर जानकार होता है तो वो बहुत ठीक भी रहता है। मेरी भी एक छोटी सी स्टोरी है। जब मेरा छोटा बेटा पैदा होने वाला था, मेरे एग्जाम्स थे, तो हमने मेरी वाइफ की डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि ये आप पहले भी करवा सकते हैं, जिनकी डेट से पहले। तो हमने रिस्क लिया और हमने एडमिट कर ली अपनी वाइफ को, और वो बच्चा होने वाला था। तो अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो पेन्स नहीं हुए, वो कुछ नहीं हुआ। तो मतलब मैं इतना इरिटेट हो गया था कि मैंने खुद जाके डॉक्टर से कहा कि आप मैम सी सेक्शन कर दीजिए, सिजेरियन कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर जानकार थी, मेरी जानकार थी, तो उन्होंने मुझे डांटा, बोला नहीं ऐसे नहीं होता है, आपकी वाइफ की विल पावर इतनी स्ट्रांग है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप मानिए 2 दिन बाद मेरा बेटा नॉर्मल ही हुआ। तो ये सिर्फ उनकी वजह से हुआ। हालांकि मैं उनके हॉस्पिटल और उनका नाम अगर बोलूंगा तो लोग बोलेंगे शायद मैं पैसे लेके ऐड कर रहा हूँ उनका, तो मैं दोनों चीजें नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से वो नॉर्मल हो पाया। तो ये जानना बहुत जरूरी है सर। जानने की बात है तो देश में सर, जैसे मैं अगर एक मॉल में जाता हूँ और फिल्म भी देखता हूँ और वहाँ एक पॉपकॉर्न भी लेता हूँ, तो मुझे उसका रेट पता होता है कि 150 रुपए का आएगा, 200 रुपए का आएगा, चीज डालूंगा तो बटर डालूंगा तो इतना बढ़ जाएगा। सर इलाज में ऐसा नहीं है सर। मैं जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, आप शायद मेरा इलाज 1 लाख में कर दें, दूसरा कोई 1.5 लाख में कर दे, कोई 3 लाख में कर दे। सर ये इलाज को लेकर बड़ा संशय है। बिल्कुल है। देखिए इसका कारण ये है कि मरीज को तो ये लगता होगा, डॉक्टर को पता होगा कि कितना खर्चा होना है। डॉक्टर को सच में नहीं पता होता है। बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को सच में नहीं पता होता है कि खर्चा कितना होगा। अच्छा, ये सच है। बिलिंग करने वाला बिलिंग बाबू फाइनेंस का कोई आदमी होगा। डिसाइड करने वाला कि क्या रेट रखा जाएगा इलाज का या किसी भी चीज़ का, दवाइयों का, बेड का, ये कोई MBA होगा जो डॉक्टर नहीं होगा। और संवेदनहीन होते हैं ये लोग। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको एक्सेल शीट पे सिर्फ पैसे दिखते हैं। इनको मरीज के दर्द का, डॉक्टर जब मरीज से बात करता है तो मरीज के दर्द को समझता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझता है। डॉक्टर को मरीज अपनी बातें, घर की प्रॉब्लम बताता है, डॉक्टर तो अवेयर है, लेकिन उसको स्टेक होल्डर नहीं बनाया हुआ है डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि बिजनेस प्रमोटर कभी नहीं चाहता है कि डॉक्टर इंटरफेस बने। वो चाहता है हर समय नॉन डॉक्टर को रखो, जिसको वो डंडा करे, वो यहाँ से उसको टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन रेवेन्यू जनरेट करके दिखाता रहे कि मैंने साहब इतना बढ़ा दिया। आज 2-2.5 साल हेल्थ केयर को बर्बाद करेगा, फिर यहाँ से चला जाएगा दूसरे हेल्थ केयर में, तीसरी बार चला जाएगा कोई नूडल्स बेचने, कोई साबुन बेचने। वो तो MBA है, लेकिन हेल्थ केयर में वही फॉर्मूला, निर्जीव या संवेदनहीनता का फॉर्मूला लगा के हेल्थ केयर को बर्बाद कर रहा है। इसलिए डॉक्टर से उम्मीद करेंगे कि इलाज की, इसीलिए मैंने कहा कि एक अम्ब्रेला हो, स्टेट अम्ब्रेला हेल्थ केयर का, उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करे। फॉर एग्जाम्पल MRI इतने में ही होगा, तुम इस सेंटर पे कराओ, उस सेंटर पे कराओ, उस सेंटर पे कराओ, MRI इतने में होगा। हर चीज का आप कैपिंग कर सकते हैं। लेकिन बात आपने कह दी कि क्या बड़े प्रमोटर, बड़े फार्मा इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं? आंसर इज यस, मिले हुए हैं, होने नहीं देंगे। लेकिन बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं। 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ये सिर्फ पब्लिक के डिमांड पे आधारित है कि आपकी डिमांड है कि नहीं। अभी तक पब्लिक हेल्थ केयर के बदलाव को नॉर्मल समझ के एक्सेप्ट करते जा रही है। उनको समझना होगा कि ये राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ आपका अधिकार है, आपको डिमांड करना पड़ेगा। आप डिमांड कीजिए, सरकार करेगी। लेकिन सर, जिस सेंसिटिविटी की आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि भाई उसका तो मरीज के साथ अगाध प्रेम है, वो सुनता है, लेकिन मैंने कई डॉक्टर देखे हैं सर, वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। 20% में है ऐसे लोग, बिल्कुल हैं। आप जाइए, आप डरते हैं उनसे, अगला सवाल पूछने में आपको डर लगता है, आप पूछ ही नहीं पाते उनसे। अगर कुछ पूछना भी होता है, वो इतना बिजी रहते हैं या इतना बिजी अटेम्प्ट करते हैं या बात ही करने को तैयार नहीं होते हैं, वो कनेक्शन नहीं बन पाता सर। मुझे भी कई मरीजों ने कहा, मुझसे जब सवाल पूछते हैं, कहीं इलाज कहीं और कराया, ऑपरेशन कहीं और कराया, अब केस खराब हो के मेरे पास आते हैं,
तो मुझसे सवाल पूछते हैं, फिर मैं पूछता हूँ, तो ये बात आपने उनसे पूछी थी जिनसे इलाज कराया? तो नहीं, वो टाइम कहाँ देते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैं बात करता हूँ इसलिए आप मुझसे वो सब पूछेंगे जो आपने पहले किया है? तो कहते डॉक्टर साहब, आपसे बात करके मन हल्का हो रहा है। तो ये सच है, जो आप कह रहे हैं ये बात सच है। लेकिन देखिए, डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट बिल्डिंग में, कैंसर ब्रांच में तो खास करके मैं कहूँगा, लोग पैनिक में रहते हैं, डरे रहते हैं। उनको लगता है अभी जो डॉक्टर ने कह दिया कर दो, जान चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। कैंसर में तुरंत जान नहीं जा रही है। आप 1-2 जगह जाके सेकंड ओपिनियन लें, डॉक्टर के क्वालिफिकेशन को जरूर देखें और कोशिश करें, देखें गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट डॉक्टर है कि नहीं, डोनेशन से तो नहीं पास आउट है। एट द सेम टाइम किसी भी तरह के आरक्षण से तो नहीं आया डॉक्टर, चाहे वो जातिगत आरक्षण हो, चाहे सिफारिश से गया हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन दे के पढ़ लिया हो, या जो नीट का घपला जो होता है इस तरह के पेपरबाजी करके आया हो। ये सब डॉक्टर के क्वालिटी को डिटोरिएट करेगा, खराब करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप जाएं तो चेक करें। भाई, भगवान भी आप पकड़ते हैं तो चुन के पकड़ते हैं ना। आपका माइंडसेट शिव जी की तरह मैच कर रहा है तो आप शिव जी को आराध्य मानते हैं, कृष्ण की तरह है तो कृष्ण को आराध्य मानेंगे। तो डॉक्टर पकड़ने में जो आपकी बीमारी का इलाज करना है, उसमें देख तो लेंगे क्या है वो। ये जिस दिन होने लगेगा उस दिन कॉर्पोरेट डाउन हो जाएगा और फिर बुटीक हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट आएगा। बुटीक हॉस्पिटल स्मॉल साइज हॉस्पिटल, 25-50 बेड का हॉस्पिटल होगा, 1-to-1 डॉक्टर पेशेंट का डिस्कशन होगा, एक आध छोटा मोटा स्टाफ होगा जो आपकी फाइल वाइल भरेगा। इतने लंबे तो दूसरा, अब उसी से सुनिए, मार्केटिंग और सेल्स की क्या जरूरत होती है हेल्थ केयर में? बड़े बड़े होर्डिंग क्यों लगते हैं हेल्थ केयर के? डॉक्टर पे कानून बना हुआ है कि डॉक्टर अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, मतलब होर्डिंग नहीं लगा सकता है, लेकिन हेल्थ केयर अस्पताल लगा सकता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल क्यों अलाउ किया हुआ है? उसका पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो मरीजों के इलाज से निकाला जाएगा भाई। तो होर्डिंग क्यों अलाउड है? हेल्थ केयर का एडवर्टीजमेंट टीवी पे चलना क्यों अलाउड है? फिल्म में चलना, सिनेमा में पर्दे पे चलना क्यों अलाउड है? ये पैसा तो आपके बिलिंग पे, आपके बिल पे डाला जाएगा इनडायरेक्टली, आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन आपके बिल पे डाला जा रहा है। तो इन चीजों पे क्वेश्चन होना चाहिए। क्या आप ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि तुम बीमार हो और पहुंचो मेरे पास, मैं बहुत बढ़िया हूं, बिल्डिंग बढ़िया होता है। आज सभी नामी हॉस्पिटल को सीन में ले लीजिए, उस बिल्डिंग में आप सिनेमा हॉल खोल दीजिए, रेस्टोरेंट खोल दीजिए। अगर उससे सिर्फ डॉक्टर को और मरीज को बाहर कर दीजिए तो बिल्डिंग है। इस लेवल पे हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन सर, ये जो आपने बताया अभी कि मुनाफे का सौदा है ये सारा, तो ये एमआर और डॉक्टर के बीच की सेटिंग का खेल भी सर बहुत चर्चाओं में रहता है। ये तो बहुत छोटा प्यादा हो गया। एमआर और डॉक्टर की सेटिंग का जो प्यादा था ये बहुत छोटा हो गया। एमआर पहले क्या करते थे कि कुछ गिफ्ट तैयार कराते थे जिसमें कैलेंडर, पेन डॉक्टर को दे देते थे याददाश्त के लिए कि डॉक्टर साहब लिखेंगे इस कलम से तो मेरा प्रोडक्ट याद आ जाएगा। लेकिन ये सब स्टैंडर्ड कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिसका अपना रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता था, जिसका कोई पैसे का सौदा डॉक्टर के साथ नहीं रहता था। वही ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशन की, ये हमारी कंपनी है सर, ये नए प्रोडक्ट है, इस तरह की चीज़ आई है। अब डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है, लिखे ना लिखे, उससे शिफ्ट हुआ पैसे के सौदा पर कि आप ये दवा लिखिए। तो इसमें आई एक, आप समझिए कि मैन्युफैक्चरर एक होता है जो दवा बनाता है, ऐसी कंपनी हुई जी। दूसरी कंपनी हुई मार्केटियर, जो मार्केटिंग करता है। तो मार्केटिंग वाली कंपनी बीच में उठ के आई और उसने कहा कि ये प्रॉफिट मार्जिन है, आप इतना लिखेंगे तो इतने पैसे इन द फॉर्म ऑफ कैश में दूंगा, या आपको घुमाने के लिए भेजूंगा, ट्रेवल करने के भेजूंगा, या कुछ भी गिफ्ट ला के दूंगा, जो भी दूंगा। कार भी मिल रही है सर। कार भी मैंने भी सुना है, ऑडी, BMW। सर होम थिएटर तक लग गए लोगों के घर में, फॉरेन टूर हो रहे हैं सर। अब यही तो अफसोस लगता है कि मैं हर बार कार खरीदता हूँ पैसे डाल के, तो बड़ा अफसोस होता है। 20 साल से मेरे चैम्बर में कोई एमआर नहीं आया है, क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया था कि एमआर एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो सर डॉग्स तो समझ गए होंगे, एमआर समझे नहीं समझे? एमआर ही ज्यादा समझे, डॉग्स नहीं आए थे, डॉग्स आते नहीं थे। अच्छा, तो ये मैंने इसलिए लिखा था। देखिए कारण समझिए, जो रिसर्च मॉलिक्यूल आएगा, अगर डॉक्टर पढ़ रहा है तो आज इंटरनेट के जमाने में उसके पास उस दवा की जानकारी होगी, जो कंपनी लेके आएगी उसके बारे में जानकारी होगी, और जो भी स्टैंडर्ड कंपनी है उसके पास इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है कि आपको ट्रेवल कराए और ये कराए। तीसरी बात क्या है कि एक डॉक्टर को एक नॉन डॉक्टर आके पढ़ाएगा कि ये दवा लिखो, लानत है उस डॉक्टर पे। दूसरा, फिर उसी समय ये सिस्टम चालू हो रहा था जब मैंने बात कही पैसे की और ट्रेवलिंग की और गिफ्ट देने की, तो मैंने एक ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट में बैन कर दिया कि मुझे विजिट ही नहीं करो,
न विजिट करो, न मेरे पास ये ऑप्शन है। मैं स्टैंडर्ड कंपनी की दवा लिखूंगा जिस कंपनी ने ढूंढ के रिसर्च करके निकाला है। बात खत्म हो गई। वही प्रैक्टिस आज तक मैं कर रहा हूँ। आज तक कोई मरीज नहीं कह सकता डॉक्टर साहब ने कहा फलां कंपनी की दवा लो या फलां जगह से जाके लो। आज तक मैंने नहीं किया। मैं अपना दिमाग अपने काम पे लगाऊं, कैंसर प्रिवेंशन पे लगाऊं, किसी के वेलनेस प्रोग्राम पे लगाऊं, कैंसर सर्जरी पे लगाऊं, कुछ पढ़ने पढ़ाने पे लगाऊं, कि मैं इसी पे दिमाग लगाऊं। और उन पैसों का मैं करूंगा क्या? पैसे मैं कमा लूंगा, मैं खुद बीमार हो जाऊं, रात को नींद ना आए, क्या करूंगा उन पैसे का? ये मैं कोई बात नहीं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हरिश्चंद्र हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जरूरत नहीं है। मैं रियलाइज कर चुका हूं इस चीज को, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं नहीं करता हूं। और ऐसी तो कोई मैं बात कर नहीं रहा हूं, बात तो उतनी कह रहा हूं जो सच कह रहा हूं। तो इसी पे मैंने लिखा था, चलिए सुना देता हूं। इस तरह की बातें जब सुनते हैं लोगों को लगता है कि आप बेबाकी से बोल जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं, जो सच है, जो मैंने अनुभव किया वही बोलता हूं। उसी पे मैंने लिखा था, सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया, दर्द हकीकत बस बयां कर गया। लेकिन सच की धार इतनी पैनी थी कि जख्मे खंजर भी कुछ भर सा गया। इस पॉडकास्ट को सुन के कई लोगों को दर्द हो रहा होगा, ये भी मुझे पता है, और किन किन को दर्द हो रहा होगा ये भी पता है। लेकिन उनको दर्द होना चाहिए कि उन्होंने हमारे हेल्थ केयर को बर्बाद किया है। और मेरे जैसे डॉक्टर जब तक हैं तब तक उनको झकझोरते रहेंगे कि उन्होंने हमारे हेल्थ केयर को झकझोरा है। तो ये चैलेंज तो रहेगा। उम्र ही कितनी है घनश्याम भाई? एक सर्जन बनके 30-32 साल में आता है, 70 साल तक काम करेगा, तो 30 से 35 साल की लाइफ है उसकी। पहले के 10 साल स्ट्रगल करने में, आखिरी के 10 साल यात्रा खत्म करने में, तो 10 साल ही तो काम करना उसको। 10 साल के लिए किस लिए झुकना है? रीढ़ की हड्डियां सीधी रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ एक डॉक्टर जो सच बोलता है। मैं उतना ही बोलता हूँ, बता दिया, सच्चाई इतनी थी, बस सच कह गया। लेकिन सर आप हमारे पॉडकास्ट में आए और थोड़ा ही समय मेरे पास बचा है, तो जो आपकी खासियत है, क्योंकि कई लोगों को जब पता चला कि आप हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं, तो कई लोगों ने सवाल भेजे, जिसमें सबसे पहला सवाल यही कि यूट्यूब में कुछ भी सर्च करिए उसका परिणाम कैंसर ही होता है। सर ये कैंसर डराता ज्यादा है, मरने से पहले मार देता है। देखिए अभी सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चल रहा है, तो उसका एल्गोरिथम जैसे काम करता है, लीनियर एल्गोरिथम में काम करता है। कैंसर का लक्षण सामान्य बीमारियों के लक्षण से मिलता है शुरुआती में। तो जब भी आप कोई भी लक्षण को सर्च में डालेंगे तो पहले तो सामान्य बीमारियों की बात होगी, लास्ट में लेकिन एक ऑप्शन जरूर छोड़ देगा, उस अंग का कैंसर भी हो सकता है, जांच करा लें। ये है। अच्छा, ये एक तरह से जागरूकता भी है, और दूसरी तरफ ज़्यादा पैनिक अटैक भी करा रहा है। कई लोग छोटी तकलीफ के लिए समझ जाते हैं कैंसर, मेरे पास आते हैं चेक कराने, उनको कैंसर नहीं है। तो ये एल्गोरिथम का असर है। लेकिन सेम लक्षण में लगभग 90% लोगों को कैंसर नहीं होगा, 10% को प्री कैंसर या कैंसर होगा। तो उस 10% के लिए जरूरी है कि जागरूक रहें, ताकि अर्ली स्टेज में आपको डिटेक्ट हो जाए। डरने की जरूरत नहीं है, कैंसर डरावने वाला नहीं है, तो जानलेवा है अगर आप इग्नोर कर दें तो। इग्नोर किस किस स्टेज पे करते हैं सर हम? हर स्टेज पे इग्नोर करते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी की तकलीफ हो रही है, इंडाइजेशन है, पेट फूला रहता है, आप एसिडिटी की गोली खाते रहते हैं, मान लेते हैं कि हमारा स्ट्रेस या खाना पीना ये गड़बड़ है। अरे भाई टेस्ट करा लो। यही इग्नोर होकर बाद में स्टमक कैंसर, इसोफेगस फूड पाइप का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, या महिलाओं में ओवेरियन कैंसर पनप रहा होता है, पता नहीं चलता है। तो उस पर जागरूक होना है। कोई भी असामान्य लक्षण आपकी दिनचर्या में आ जाए और ये 3 हफ्ते से ज़्यादा बरकरार रहे, तो एक बार आप कैंसर रिलेटेड जांच करा लें डॉक्टर से मिलकर। हर डॉक्टर को जो कैंसर का इलाज नहीं करते हैं, कैंसर के रोगी किसी का इलाज कर रहे हैं, उनका रोगी पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा, उसकी तकलीफ खत्म नहीं हो रही है, कैंसर की एक बार जांच करा लें। इतनी जागरूकता की दोनों तरफ जरूरत है। लेकिन पैनिक नहीं कर देना है। मैक्सिमम केसेज में आपको या तो प्री कैंसर या नॉन कैंसर चीज निकलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। सर कैंसर का ये बढ़ना इतना ज्यादा, पहले कभी कभी हम सुनते थे कहीं दूर दराज गांव में, किसी जिले में, और कहते हुए बड़ी हिचक सी लगती थी कि भाई फला आदमी को कैंसर हो गया। सर ये तो सर्दी जुकाम हो गया। कैंसर बाजार में बिकता है और हम खरीदार हैं। हर इंसान कैंसर खरीद के घर ला रहा है और फिर पूछता है मुझे क्यों हो गया। मैं उनकी बात अभी हटा दे रहा हूँ, तंबाकू और शराब कैटेगरी को, उनको तो पता है, मैं उनकी बातें हटा दे रहा हूँ।
जितनी प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आप ला रहे हैं, मतलब खाने में जो मिलावट, एडल्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, मतलब रिफाइन करना और उससे चोकर निकाल देना आटे से, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करना, मसाले का पाउडर लाना जिसमें इथिलीन ऑक्साइड गैस डाल दी गई, इस तरह से करते हो जितनी चीज़ें आप घर लेके आ रहे हैं। प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल, प्रकृति से दूर आप चले गए। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व हैं। 5 एलिमेंट्स में दिल्ली एनसीआर वाले सोच लें कि 5 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट आपके लिए शुद्ध बचा है, उससे दूर चले गए। तो आपकी बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म कैसे तैयार रखे कैंसर के अगेंस्ट? कैंसर तो हर दिन डेवलप होगा आपके शरीर में, लेकिन बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको मार रहा था। अब आपने डिफेंस सिस्टम को भी खराब कर दिया, पूरी रात जगे हुए हैं, और टाइम पे खाना खा रहे हैं, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आप दवा ले रहे हैं, सारी चीज़ें आर्टिफिशियल आपकी लाइफ में आती जा रही है। ये सबका मिला जुला असर ये हुआ कि चारों तरफ हम कार्सिनोजेन से घिर गए। उसके एडेड एनसीआर वालों के लिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, स्ट्रेस। मैं भी 3-4 दिन बाहर से लौट के आया था, तो जब मैं एयरपोर्ट से इधर आ रहा था तो भूल गया था दिल्ली की सड़कों को। तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि लोग इतने तनाव में क्यों हैं। हर इंसान तनाव में है दिल्ली की सड़कों पे। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हर इंसान तनाव में है तो खुश कौन है, और ये लोग किस लिए तनाव में है अगर खुश नहीं हो रहे हैं तो? क्योंकि अभी भी थोड़े से दूर चले जाएं आप दिल्ली से बाहर, तो वहाँ लोग शांत है। तो आज भी कैंसर का इंसिडेंस कम है, पैदल चल रहे हैं लोग, थोड़ी हवा साफ भी है उनकी। उत्तराखंड आई है। उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से ही लौटा अच्छा था। ठीक है, मैंने प्रमोशन कर दी अपने स्टेट की। अच्छा, मैं उत्तराखंड से लौटा था। उत्तराखंड से लौटा था और वहाँ मैं पेड़ के पत्तियों को देख रहा था, जैसे लग रहा है कि अब मुस्कुरा के कुछ कहने वाली है। इतनी ताजी, इतनी हरी, और हर पेड़ का हरापन अलग था। ठीक है। दिल्ली का तो बगुला भी काला है, वहाँ बगुले बिल्कुल सफेद थे। वहाँ आसमान में तारे भी दिखाई देते हैं। आसमान में तारे दिख रहे थे। तो बेसिक हमें यह है कि अब मजबूरी है, दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते। तो बीच बीच में अपने आप को, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप ऐसी जगह जाएं, प्रकृति के पास जाएं, सूर्योदय जरूर देखें हर दिन, सूर्यास्त के जितना करीब सो जाएं बेहतर है। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें अपने आप को, जो आप कर रहे हैं आज। मैं करता रहता हूँ बीच में। ठीक है सर, तो इस पॉडकास्ट में समय इतना ही है, लेकिन सर कैंसर पे एक हम डिटेल पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, ये प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूँ। बिल्कुल। दर्शकों से मैं ये भी कहूँगा कि सवाल भेजें, हाँ, कमेंट भेजें। यही कहने वाला था। उनको अगर वो अलाउ करेंगे तो उनके नाम के साथ आप सेकंड पॉडकास्ट में कीजिए, उनके सवाल। कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं, और डॉक्टर साहब तैयार हैं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि ये डॉक्टर हमेशा सच बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और चर्चा में शामिल किया। तो फिर आज के इस पॉडकास्ट को आपने देखा, मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूं कि आज ही पॉडकास्ट दिमाग के साथ साथ दिल में भी उतरा है, और अगर दिल में उतरा है तो फिर कमेंट करके मुझको जरूर बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा, और ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करिए, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट के बाद मुझे फर्म बिलीव है कई डॉक्टर्स की दुकान बंद होने वाली है। अगर आप भी किसी डॉक्टर की दुकान बंद करना चाह रहे हैं जो आपको अभी तक लूट रहा था, तो फिर ये शेयर तो बनता है। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ ध्यान रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच।